साझेदारी का प्रवेश का एक अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विषय में आपको ये बता दिया जाए कि किसी भी चालू व्यवसाय अर्थात चालू पार्टनरशिप, जो हमारी चालू पार्टनरशिप होती है, उस चालू पार्टनरशिप में धारा 31(1) कौन सी धारा? धारा 31(1) के अनुसार कोई भी साझेदारी फर्म किसी भी नए साझेदार प्रवेश दे सकती है, बशर्ते कि उसके समस्त साझेदार उस पर एक मत हो जाए। बशर्ते कि उसके समस्त साझेदार एक मत हो जाए। अर्थात धारा 31(1) क्या चीज डिक्लेयर करती है? धारा 31(1) कहती है समस्त साझेदार एक मत हो जाए। अब यह संभावना भी हो सकती है कि हमारे पास पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं। ये संभावना हो सकती है ए, बी और सी। एक मत तो है, लेकिन अपना हिस्सा क्लोज करना नहीं चाहता। बी अपना हिस्सा देना चाहता है, सी अपना हिस्सा देना चाहता है। धारा 31(1) इस बात के लिए व्याख्यात करती है कि समस्त साझेदारों की सहमति से एक साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि साझेदारी में प्रवेश कब और क्यों? कब और क्यों? साझेदारी में प्रवेश कब और क्यों? 2-3 चीजें हो सकती हैं इसमें। पूंजी की कमी, पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए नए साझेदार को प्रवेश दिलाया जा सकता है। योग्यता, ये भी संभावना है कि अगर कोई योग्य साझेदार हमारे को मिल रहा है पार्टनरशिप में, तो हम उसको भी ले सकते हैं। जैसे कोई MBA, CA, ICWA, CS आदि कोई व्यक्ति अगर हमारे को मिल रहा है जो हमारे पार्टनरशिप में मैनेजमेंट का रोल अदा कर सकता है, अकाउंटेंट का रोल अदा कर सकता है, उसको साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। तीसरा, ख्याति। किसी भी व्यक्ति की ख्याति का लाभ उठाने के लिए, ख्याति का लाभ उठाने के लिए हम किसी भी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास क्यों। तीसरी कंडीशन आती है कब और क्यों, किस आधार पर, किस आधार पर। तो इसके लिए हमारे पास कब और क्यों के आधार का हमारा मतलब है कि साझेदारी पर अपनी पुरानी सल्लेख को समाप्त कर दे और नया सल्लेख प्रारंभ कर। नया सल्लेख प्रारंभ। शब्द बिल्कुल क्लियर है कि पुराना सल्लेख तो समाप्त होगा ही होगा। अगर सल्लेख नहीं बना रखा, आपने डील नहीं बना रखी इस कंडीशन में, अगर सपोज वो डील हमारी तैयार नहीं है, डील तैयार नहीं है, तो हमारा एक्ट जो कहता है, जो पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा कहता है 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, उस पर हमें अपना कार्य पूरा करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास नया सल्लेख,
अब तक ड्यूट नहीं की, लेकिन अब ड्यूट बनाना चाहते हैं तो हम नया सब्जेक्ट प्रारंभ करके उसमें अपनी ड्यूट को दे सकते हैं। नंबर 4, जब साझेदार प्रवेश करता है तो ऐसी दशा में नंबर 1 जो परिवर्तन होते हैं हमारे पास, परिवर्तन जो होते हैं, नंबर 1 नया अनुपात, नंबर 2 संपत्ति का मूल्यांकन, नंबर 3 दायित्व का मूल्यांकन, नंबर 4 पुराना रिजर्व फंड सामान्य संचय, या लाभ जो भी हो उसका वितरण करना। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में नए अनुपात की गणना करना, संपत्ति का मूल्यांकन, दायित्व का मूल्यांकन, रिजर्व फंड और नेक्स्ट है हमारे पास ख्याति का मूल्यांकन। नंबर 5 पर ख्याति का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ गुड, आउटपुट, क्या नए अनुपात की गणना। पहला जो हमारा टॉपिक आता है साझेदारी के परिवेश में नए अनुपात की गणना। नए अनुपात की गणना कैसे होगी? नए अनुपात की गणना करने के लिए जो पूरा अनुपात हमारा कितना होता है, जो टोटल अनुपात हमारा होता है वो होता है 1 से ऊपर ना हो सकता बिल्कुल। A है, B है, A और B 3/5 और 2/5 के साझेदार है, सपोज कीजिएगा। तो अब C नया पार्टनर यहाँ पर आता है और A/6 हिस्से के लिए आता है। यहाँ कुछ भी क्लियर उसने ये नहीं किया कि वो कौन सा हिस्सा किससे लेगा। तो ऐसी कंडीशन में 3:2 ही इनका सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। 3:2 ही इनका सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा, या अनुपात हो जाएगा। कैसे होगा इसकी गणना करोगे? इसकी गणना करते हैं कैसे होगा देखिएगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम शेष अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम शेष अनुपात ज्ञात करने का। शेष अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? शेष अनुपात ज्ञात करने के लिए 1 माइनस नए साझी का अनुपात। दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें? दूसरा स्टेप होगा शेष अनुपात गुना पुराना अनुपात। बराबर नए पुराने पार्टनर का नया अनुपात, पुराने साथी का नया। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/6 के लिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? शेष अनुपात ज्ञात करना है। शेष अनुपात 1 माइनस रेशो क्या है इसका? 1/6।
एलसीएम लीजिएगा 6 आ गया, 6 माइनस 1 बराबर 5/6 आ गया। ए का नया अनुपात फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, शेष अनुपात, ए का नया अनुपात, फॉर्मूला लगाइएगा, शेष अनुपात गुना पुराना अनुपात। शेष अनुपात थोड़ी देर पहले अभी हमने क्या किया था, ये ज्ञात किया हमने 5/6। पुराना अनुपात हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, 3/5 इक्वल टू 5 से 5 कट जाएगा 3/6। ये ए का नया रेशो रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बै का भी याद कर लेंगे, बै का नया रेशो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, शेष अनुपात बै का नया अनुपात, बै का नया अनुपात प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, देखिएगा, शेष अनुपात गुना पुराना अनुपात। अब शेष अनुपात 5/6, पुराना अनुपात केवल बै का 2/5, 5 से 5 क्रॉस 2/6। तो हमारा नया जो अनुपात आ जाएगा एफ एस आएगा, कितना आ जाएगा, 3/6, 2/6 और 1/6। कहने का मतलब यह है कि जब किसी प्रकार की कोई कंडीशन क्लियर ना हो कि कौन सा साझेदार कितना त्याग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में साधारण आधार पर हम नए अनुपात की गणना करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, जब विशेष तौर पर, विशेष आधार पर कोई साझेदार त्याग करता है, कोई साझेदार त्याग करता है विशेष आधार पर, जब विशेष आधार त्याग करता है, तो उसके लिए पुराना फॉर्मूला खत्म हो जाता है हमारा, केवल सिंपली से नया फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया कि नया अनुपात बराबर किसी भी साझेदार का ज्ञात करना है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। कैसे देखिएगा, जैसे ए और बै 3:2 के साझेदार हैं, उदाहरण के तौर पर आगे देखिएगा 3:2 के साझेदार हैं। से को 1/5 हिस्से के लिए ए ने साझेदार बनाया, तो मैं आपको धारा 31 में पहले ही वर्णन कर चुका हूं कि ए ने साझेदार बनाया, लेकिन बै की सहमति थी उसमें, बै अपना हिस्सा देना नहीं चाहता, एक अलग विषय है, लेकिन इसमें जो अनुपात जो कम हो जाएगा वो केवल ए का कम होगा। ए और बै का अनुपात कितना है, 3/5, 3 5 और 2/5। से का हिस्सा कितना है, 1/5। किससे लिया, ऐसे, इसे लिया ऐसे। तो नया अनुपात जो कैलकुलेट होगा, नया अनुपात जो होगा वो केवल ए के लिए होगा, ए का पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात। पुराना अनुपात कितना है का, 3/5, त्याग का अनुपात कितना है, 1/5, उसमें क्या आता है, तो 5 एलसीएम आ गया, 3 - 1 बराबर 2/5। नया रेशो कितना जाएगा इसके, ऐसी कंडीशन में 2/5 ए के लिए, 2/5 बै के लिए, बै ने कोई परिवर्तन नहीं कराया है, इसलिए बै का अनुपात सेम रहेगा, और से नए अनुपात के लिए आ रहा है 1/5, से के लिए ये नया अनुपात। तो इस प्रकार से नए अनुपात की गणना हम
कर देते हैं। एक तीसरा आधार भी हो सकता है इसमें। तीसरा आधार क्या है कि जब से अपना हिस्सा कुछ ऐसे ले और कुछ वैसे ले। तीसरा आधार हो सकता है दोनों पार्टनर से, सभी पार्टनर से एक निश्चित अनुपात में अपना अपना हिस्सा ले। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं कि जो हिस्सा जितना लेगा उसका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। उदाहरण के तौर पर ए और बे 3/5 और 2/5 कैसा जाता है? से 1/5 भाग के लिए आता है और अपना हिस्सा 50%, 50% ऐसे और 50% वैसे। 50% ऐसे, 50% वैसे। तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफाई बिल्कुल क्लियर है कि ए कितना ले रहा है 50% किसके हिस्से का? से के हिस्से का। से के हिस्से का। तो ऐसे त्याग कितना लिया जाएगा? ऐसे त्याग होगा 1/5 का 50% बराबर 1/10। 1/10 एन त्याग किया। वैसे त्याग कितना किया जाएगा? 1/5 का 50%। 20% के लिए वो कह रहा 1/10 वे के लिए हो गया। अब ए का नया अनुपात पुराना फॉर्मूला हमारे पास है। ए का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। पुराना अनुपात कितना है? 3/5। त्याग का अनुपात कितना है? ऐसे 1/10। एलसीएम कितना आ गया? 10, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5/10। ए का नया अनुपात इसी प्रकार से बे का निकल जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बे का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। पुराना अनुपात कितना है का? 2/5 और त्याग का अनुपात कितना है? 1/10। एलसीएम 10 आ जाएगा। 4 माइनस 1 बराबर 3/10। 3/10। जब नया साझेदार आता है तो पहला काम हमारा ये रहता है कि हम सबसे पहले नए अनुपात की गणना कर ले, इससे बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। अगला है जब नया साझेदार फर्म में आता तो ये संभव नहीं है कि वो पुरानी सभी बैलेंस शीट, पुराने सारे लाभ जो वही मान ले। तो संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन होता है। बहुत शॉर्टकट मेथड से संपत्ति और एक तरफ दायित्व लिख देते हैं। एसेट्स अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट होती है और लायबिलिटीज ये अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट होती है। संपत्ति में भी परिवर्तन हो सकता है और इधर दायित्व में भी परिवर्तन हो सकता है। दोनों ही परिवर्तन संभव है। एसेट्स डेबिट है, एसेट्स है हमारी, अगर ये हमारी इंक्रीज होती है, ये हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है भाई, इसका मतलब फर्म को लाभ हो रहा है, फर्म को लाभ हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल जो हम डबल एंट्री सिस्टम का रूल पढ़ते हैं, रूल में लाभ को क्रेडिट किया जाता है, लाभ को क्रेडिट किया जाता है। अगर ये डिक्रीज होती है भाई, अगर कमी होती है इसके अंदर, बहुत शॉर्टकट मेथड से है, अगर ये घटती है तो ये हमारी हानि होती है। और अकॉर्डिंग टू रूल ये डेबिट होगा। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो 1494 का जो रूल है वो क्रेडिट और डेबिट का रूल ये बताता है।
अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमारे बैलेंस कैसे हैं, डिफरेंट, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, इसका मतलब इसका इंक्रीज होना इस बार घाटा हो जाएगा और इसका डिक्रीज होना हमारे लिए लाभ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमारे ये जो बैलेंसेस चल रहे हैं वो अगेंस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर ये इंक्रीज अगर होता बढ़ता है, इसका मतलब है हमें ज्यादा भुगतान करना है, हमें ज्यादा भुगतान करना है, भुगतान करना है। जब ज्यादा भुगतान करना होगा इसका मतलब लॉस हो गया, मुझे लॉस का मतलब डेबिट हो गया, ऋणी हो गया। और डिक्रीज घटना, इसका मतलब कम भुगतान करना है, हमें कम भुगतान करना है। इसका मतलब ये प्रॉफिट हो गया मुझे, और अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को हम क्रेडिट। अब संपत्ति या राशि परिवर्तन कैसे भी हो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करते हैं, या तो पीएल एडजस्टमेंट से पूरा करेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर हम पूरा करते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर हो रहा, हमने शुरू में लिखा कि अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस हो गया, और यहाँ पर वो लॉस अगर एसेट्स के कारण हो रहा है टू एसेट्स, लायबिलिटी के कारण अगर हो रहा है तो टू लायबिलिटीज। इसका मतलब एसेट्स का घटना और लायबिलिटीज का बढ़ना। एक बार पुनः ध्यान दें इस बात के लिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर हम करें, डेबिट क्यों करें, अकॉर्डिंग टू रूल लॉस डेबिट होगा। अब एसेट्स के कारण अगर हो रहा है तो एसेट्स का घटना और लायबिलिटीज का बढ़ना दोनों हमारे लॉस होते हैं, और लिख दिया जाएगा फॉर लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन। अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम एसेट्स की एंट्री करेंगे। एसेट्स में सपोज बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, लेकिन ये ध्यान है बिल्कुल कॉमन फंडा बनाइएगा। इसमें कॉमन फंडा क्या है, कॉमन फंडा ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट की कंडीशन में होगा यदि हमें लॉस होगा। लॉस कब हो रहा है हमारे को, संपत्ति के घटने पर और दायित्व के बढ़ने पर। दायित्व बढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरी एंट्री हम बनाते हैं प्रॉफिट की। यहाँ पर ये यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, रूल पहले हम क्लियर कर चुके, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। किस कारण से लाभ हो रहा है आपको, एसेट्स के बढ़ने के कारण लाभ हो रहा है, एसेट्स के बढ़ने के कारण। और किस कारण से लाभ हो रहा है, लायबिलिटीज के घटने के कारण लाभ हो रहा है, लायबिलिटीज के घटने के कारण लाभ हो रहा है, ये घटने के कारण। लेकिन दोनों ही लाभ कहां से लिए जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। और ये भी ध्यान रहे, इस बात का ये भी ध्यान रहे कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन अकाउंट जो बनेगा उसका लाभ और हानि जो भी आएगा वो पुराने साझेदार आपस में वितरित करेंगे। ध्यान रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका लाभ या हानि पुराने साझेदार, नए से कोई मतलब नहीं है, नया तो अपनी कंडीशन देके आ रहा है, नए से हमारा कोई मतलब नहीं, पुराने साझेदार वितरित करेंगे, वितरित करेंगे अपने रिस्क रेशियो में, जोखिम अनुपात में।
it will be divided in the ratio of risk. If the risk ratio is not given, in such of condition, Partnership Act 1932 says that it will be divided in equal ratio. It will be divided in equal ratio. अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन। बहुत बड़ा टॉपिक है, बल्कि इससे पहले हम अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में इधर सामान्य संचय यानी कि रिजर्व फंड और लाभ हानि अगर दिया है, लाभ हानि अगर दिया है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट दोनों पक्ष में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर लायबिलिटी साइड हमारी होती है, इधर हमारी एसेट साइड होती है, तो कोई चीज साइड इसमें भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये पीएल अकाउंट अगर एसेट साइड में दे रखा है तो ये पीएल अकाउंट और ये रिजर्व फंड अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल ये बढ़ जाएंगे आपस में। सामान्य संचय भी बढ़ेगा, सामान्य संचय शर्तों के अनुसार वितरित होगा, वितरित होगा। सामान्य संचय शर्तों के अनुसार वितरित हो जाएगा, मतलब इसे पुराने साझेदारों में डिवाइड कर दिया जाएगा। बांट दिया जाएगा और लिखा हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, फॉर रिजर्व फंड डिवाइड, फॉर रिजर्व फंड डिवाइड। ठीक है। और इसी प्रकार से पीएल, अगर पीएल अगर हमारे पास लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब हमारे लाभ है, ये लाभ है। पहले हम क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड की कोई भी आइटम अगर हमारी होगी तो लाभ होता है हमारा, तो लाभ बांटने की एंट्री तो सेम हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पीएल अकाउंट, पीएल बांटने का पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, फॉर पीएल डिवाइड। अगर एसेट साइड में है तो बिल्कुल जनरल फंडा बना के रखो इसका, कि अगर एसेट साइड में है तो जनरल फंडा बना के रखिएगा कि पीएल अकाउंट ये क्रेडिट था या डेबिट, तो इसका मतलब एनटीवीज की रिवर्स हो जाएगी, एनटीवीज की रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट फॉर लॉस डिवाइड। ये लॉस है, लॉस डिवाइड पुराना है, ये नए साझेदार के आगमन से पहले का लाभ है, पहले का संचय है, पहले की हानि है। जो हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट बना ये भी पहले का ही होता है, इसीलिए ये पुराने साझेदारों, नए साझेदार के आने से पहले ये बांट दिया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट हमारा ऐसा है पूरी पार्टनरशिप को हमारी ये कंटेंट रखता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या निकालू गया? पहला प्रश्न तो यही होता है, हालांकि पिछले टॉपिक में हमने किया है इसको थोड़ा सा। पहला प्रश्न तो यही होता है ख्याति क्या चीज है, ख्याति क्या? एक अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब है संपत्ति तो है
संपत्ति तो है लेकिन दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। अमूर्त संपत्ति, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अब ख्याति बनाई कैसे जाती है? मूल्यांकन तो उसका हो जाएगा, मूल्यांकन का कोई विषय नहीं होगा। ख्याति बनाई क्यों जाती है? ख्याति क्यों रखी जाती है? ख्याति कैसे बनती है? ख्याति व्यापार के लाभ से, व्यक्ति के व्यवहार से, साझेदारों में उसकी जो वस्तु होती है उसकी गुणवत्ता से, और गुणवत्ता के आधार पर जो लाभ कमाया जाता है वह उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। बाकी सब नेक्स्ट टर्म।